तो आज हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं के अंतर्गत अध्याय 14 प्रजातंत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियां का पार्ट 2 देखेंगे। इसके पहले हमने आप लोग को जनसंख्या विस्फोट के बारे में बताया था और बेरोजगारी के बारे में बताया था। फिर जनसंख्या विस्फोट जो था वह जनसंख्या के एकदम से बढ़ जाना जनसंख्या विस्फोट था, और बेरोजगारी जो कार्य करने के लिए वह तत्पर है लेकिन उसे कार्य नहीं मिलता था। ये आपको पता है, उसके कारण भी हमने आपको बता दिए थे, उसके निवारण भी आपको हमने बता दिए थे। अब इसके बाद हम देखेंगे सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता क्या है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष राज्य है जिसमें जाति धर्म संप्रदाय के मानने वाले लोग निवास करते हैं और सभी जो है अपने अपने पंथ के प्रति या धर्म के प्रति निष्ठा रखते हैं और साथ ही साथ दूसरे धर्मों के प्रति भी सांप्रदायिक घृणा की दृष्टि से देखना, मतलब अपने पंथ के प्रति निष्ठा रखना लेकिन दूसरे पंथों या संप्रदायों के प्रति घृणा की दृष्टि से देखना ही ये जो है ये सांप्रदायिकता कहलाती है। मतलब लोकतंत्र और राष्ट्रीय एकता के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा है क्योंकि द्वेष हिंसा और पारस्परिक अविश्वास का वातावरण निर्मित हो जाता है। सांप्रदायिकता का अर्थ राष्ट्रहित को बुलाकर एक पंथ और एक संप्रदाय विशेष के प्रति निष्ठा रखकर अपने विस्तार के लिए सोचना और कार्य करना, दूसरे पंथ व संप्रदाय के प्रति घृणा का भावना, उन्हें हानि पहुंचाना ही सांप्रदायिकता कहलाता है। फिर सांप्रदायिकता के कारण उस समय जो था हम देखा कि जब हमने इतिहास में पढ़ रहे थे जब अंग्रेजों ने क्या किया था, शासन करने के लिए फूट डालो राज करो की नीति अपनाई थी जिससे हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाकर और उन्हें 100 वर्षों तक राज किया था। इस तरह से क्या होता है, दूसरे संप्रदाय के प्रति अविश्वास की भावना बढ़ जाती है और राजनीतिक नेता जो होते सरकारी जो स्वार्थ के अपने स्वार्थ में चुनाव जीतने के लिए अपने वोट में मानने के कारण वे संप्रदायों को की मांगों को मान लिया जाता है और उनको खुश करने का प्रयत्न किया जाता है। कुछ है धार्मिक नेता अपने निजी स्वार्थों के लिए भी विभिन्न संप्रदायों में फैली अशिक्षा बेरोजगारी व गरीबों के सुधार के लिए कार्य नहीं करते हैं और उन्हें धार्मिक शिक्षा के लिए प्रेरित करते हैं जिससे कि वही सही गलत को समझ ना सकें और उसमें अंधविश्वास करें। फिर भारत में होने वाली हर छोटी घटना को कुछ तूल देकर भी प्रचारित करते हैं, इससे भी सांप्रदायिक भावना को बढ़ावा मिलता है। फिर सरकार कई घटनाओं के प्रति उदासीन रवैया भी अपनाता है जिसमें बहुत समय लग जाते हैं उसको सुधरने में और वह फिर बाद में उन्हें दंगों का रूप भी ले लेता है जिसको रोक पाना असंभव हो जाता है। फिर विभिन्न संप्रदायों में निहित पृथक्करण की भावना भी सांप्रदायिकता को बढ़ावा देता है कि जिस तरह से देश का भी विभाजन हो रहा है, हर कोई अपने अपने पंथ और धर्म के नाम पर देश के टुकड़े कर रहे हैं। तो इस सांप्रदायिकता में बहुत हानियां होती है जिसमें दंगों में जन धन की हानि होती है, संपत्ति नष्ट होती है, वाहन जल जाते हैं, सरकार जो है करोड़ों का नुकसान हो जाता है। फिर सांप्रदायिकता को दूर करने के उपाय, इसमें सर्वधर्म प्रार्थना होनी चाहिए जिससे कि सभी एक दूसरे के धर्म की समझ सकें, प्रार्थना सभा में आना चाहिए। फिर शिक्षा प्रारंभ नैतिक शिक्षा तय मूल्यों से जोड़ना चाहिए। सरकार को कानून बनाते समय ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार से भेदभाव जाति धर्म भाषा लिंग के आधार पर नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ धर्म के आधार पर उम्मीदवार का चुनाव नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ इससे धर्म का प्रभाव बढ़ाने के लिए धर्म निरपेक्षता की भावना में बाधा उत्पन्न होती है जिसको कि दूर करना चाहिए। शिक्षा का विकास अधिक से अधिक करना चाहिए जिससे कि अच्छे बुरे की पहचान वे कर सके और अशिक्षित धर्मांध जल्दी और जो है अशिक्षित धर्मांध जो है जल्दी हो जाते हैं क्योंकि अशिक्षित रहता है वह ज़्यादा समझ नहीं पाता है और जल्दी से उनकी बात मान जाता है। सरकार को कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिले। इस तरह से हम सीमित और राष्ट्र की विस्तृत हितों को बीच में संतुलन स्थापित करना आवश्यक हो गया ताकि सांप्रदायिकता की भावना से बचा सके और साथ ही साथ देशभक्ति की भावना का विकास किया जा सके। अब देखेंगे आतंकवाद। आतंकवाद क्या है? आप लोग देखते हैं कि पाकिस्तान से जो आतंकवादी आते हैं वह हमारे देश में क्या क्या नुकसान पहुंचाते कैसे करते, इससे आपको समझ में आता है कि आतंकवाद क्या है। आतंकवाद जो है आज एक विश्वव्यापी समस्या भी बन गई है और साथ ही साथ आतंकवादी जो विश्व भर में गतिविधियां अपनाकर सबको भयभीत करते हैं, असुरक्षित करना चाहते हैं और साथ ही साथ अनैतिक साधनों से न्याय संगत ठहराते हैं। जिस तरह से कहते हैं कि जो हम कर रहे हैं वह सही है और देश की अखंडता और एकता को नष्ट करना चाहते हैं और साथ ही साथ विदेशी ताकतें कट्टरपंथी ताकतें जो है प्रवृत्ति जो है आतंकवाद को प्रोत्साहित करती है जिससे कि शांति भंग करने का भयभीत करना वह चाहता है। तो इस तरह से जो है अविकसित अमेरिकन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसी इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया था और सारा संसार इससे स्तब्ध रह गया था। हजारों जाने गई थी, जनधन की हानि हुई थी और असुरक्षा की भावना उससे बढ़ गई थी। इससे आतंकवादी अक्सर जो है बम विस्फोट जैसे कार्य करते हैं और समाज को बांटने का भी कार्य करते हैं। इससे आतंकवाद के 3 रूपों में दिखाई देता है। सबसे पहले सांप्रदायिक आतंकवाद,
जम्मू कश्मीर में चल रहा आतंकवाद इसका एक उदाहरण है। कश्मीर घाटी में धर्म के नाम पर हत्या, अपहरण, लूट करना और शांति व्यवस्था को नुकसान पहुंचाना ही है। फिर इससे जो है इसके उपद्रव जो है पश्चिम बंगाल नक्सलवाद जो है, अपहरण है, वसूली है, लूटपाट के माध्यम से भी आतंक फैलाते हैं। फिर है जातीय आतंकवाद। उत्तर पूर्वी राज्यों में भी इन जनजातियों जो है गैर है जाति के आधार पर भी आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है, जिसमें एकता व अखंडता को उत्पन्न कर रही है। फिर आतंकवाद का प्रभाव व परिणाम, मतलब आतंकवाद से क्या प्रभाव पड़ता है, उसके परिणाम क्या होते हैं। नागरिकों में सुरक्षा की भावना पैदा हो जाती है, विकास के मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है और शासकीय योजनाएं भी प्रभावित होती है, साथ साथ विकास कार्य भी प्रभावित होते हैं, जनधन की हानि होती है, निरपराध लोग मारे जाते हैं। इस तरह से आतंकवाद जो अघोषित युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती है, मतलब एक तरह से कहना चाहिए कि जो होती है शीत युद्ध जैसी होती है, जिसमें कि स्थिति ऐसी रहती है कि युद्ध कभी भी उत्पन्न हो सकती है। फिर है आतंकवाद के कारण उपनिवेशवाद जैसे अपनाई गई, अंग्रेजों ने उस समय जो नीतियाँ अपनाई थी, और उपनिवेशवाद को बढ़ावा देने के कारण कई लोग विद्रोह भी करते थे। इससे भी छुटकारा पाने के लिए आतंकी गतिविधियाँ अपनाते थे। फिर सूचना के माध्यम से भी टेलीविजन, इंटरनेट, मोबाइल फैक्स आदि के माध्यम से आतंकवादी संगठन इसका प्रयोग करते हैं और आतंकवादी गतिविधियों को प्रभावित करने, अधिक सफल करने में कामयाब होते हैं। राष्ट्रों में द्वेष की भावना, राष्ट्रों में जब देश की भावना होगी या आपस दूसरे से बुराई है तो वह जिससे आतंकवादी संगठनों को संरक्षण देना, जिस तरह से पाकिस्तान जो है हमारे देश से द्वेष रखता है और वह आतंकवादी संगठनों को संरक्षण देता है, प्रशिक्षण देता है और उनका पूरा खर्च जो है वही करता है। इस तरह से बहुत से पड़ोसी राष्ट्रों में अनेक जो है आतंकवादी शिविर चल रहे हैं, प्रशिक्षण देने का कार्य भी करता है और आतंकवाद प्रसार में भी मदद करते हैं। इस तरह से राष्ट्र में जो प्रतिद्वेष, ईर्ष्या की भावना से दूसरे राष्ट्रों की हिंसा फैलाकर उस राष्ट्र को नीचे दिखाने का प्रयास भी किया जाता है। और आतंकवादियों द्वारा हत्या, अपहरण, विमान अपहरण, आगजनी, राइफल, हथगोले, मानव एवं जैविक हथियारों, रासायनिक हथियारों का भी उन लोग उपयोग करते हैं। फिर है मादक पदार्थों का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। मादक पदार्थ क्या है, ये जो है मादक पदार्थ किसे कहते हैं। मादक पदार्थ सबसे पहले आधुनिक समय में मादक पदार्थों का सेवन अधिक मात्रा में किया जाने लगा था, जिससे कि विषय में मादक पदार्थों के उत्पादन में कुछ राष्ट्र होता था और उसे पूरे विश्व में होता था। इसकी कीमत जो है इतनी तस्करी होती है, साथ ही साथ शराब, सिगरेट, गांजा, भांग, अफीम, चरस, कोकीन, मार्फिन जो होते हैं उसे मादक पदार्थ कहते हैं। मादक पदार्थ मतलब एक व्यक्ति जो मादक पदार्थ का नशा जब करता है तो उसका शरीर शिथिल हो जाता है और कुछ समय के लिए वह सारी चिंताएं, सारी दुख जो है वह भूल जाता है। फिर मादक पदार्थों के जो प्रभाव होते हैं वह क्या है। स्वास्थ्य पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जैसे कि शरीर उसका करने से शरीर शिथिल होने लगता है और रोगों से घेर लेता है। मानसिक कार्य क्षमता पर प्रभाव पड़ता है, व्यक्ति जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से अक्षम हो जाता है, वह सोचे समझने कार्य करने में अक्षम हो जाता है, मानसिक कार्य क्षमता भी घट जाती है। फिर आर्थिक स्थिति का प्रभाव, आर्थिक स्थिति भी खराब होने लगती है, परिवार होने वाला व्यय नशे की भेंट चढ़ जाता है और घरेलू झगड़े भी बढ़ जाते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा पर प्रभाव, नशा के कारण सामाजिक प्रतिष्ठा में भी बुरा प्रभाव पड़ता है और परिवार अपमानित होता रहता है। दुर्घटनाएं, मादक पदार्थों के सेवन के कारण दुर्घटनाएं, झगड़े, व्यभिचार, चोरी आदि घटनाएं जैसे भी बढ़ती हैं और देश में अशांति उत्पन्न होती है। अनैतिक व्यापार को बढ़ावा, मादक पदार्थों की तस्करी के कारण अनैतिक व्यापार को भी बढ़ावा मिलता है, जिसमें प्रशासन को मुश्किल होती है और वर्ग संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। फिर है मादक पदार्थों के सेवन पर रोक, मतलब मादक पदार्थ से जो सेवन पर रोक होना आवश्यक है, जिससे कि लोग उसकी ओर न जाएं और आर्थिक विकास में उनका सहयोग मिल सके। लेकिन उसके लिए भी मादक पदार्थों के सेवन पर रोक या कमी व्यक्ति और मानसिक संतुलन बना रहे, उसके लिए आर्थिक संपन्नता बढ़ेगी। मतलब इस तरह से हम रोकेंगे तो उससे आर्थिक संपन्नता भी बढ़ेगी और परिवार में भी सुख शांति बनी रहेगी। इस तरह से उनकी कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए उत्पादन अनुप्रभाव पड़ेगा और साथ ही साथ वृद्धि भी होगी। जैसे कि महात्मा गांधी द्वारा मद्य निषेध का अभियान चलाया गया था, वर्तमान में सरकार इस नीति को लागू किया है। इससे अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं हुई। कुछ कारण इस प्रकार, क्योंकि इसमें सफलता इसलिए प्राप्त नहीं होती क्योंकि राज्य सरकारों को इसमें आबकारी शुल्क के रूप में बड़ी राशि प्राप्त होती है और नागरिकों को जागरूकता जगाने के लिए प्रभावशाली उपायों की कमी होती है। शराब या सिगरेट पीना हानिकारक है, यह लिख देने मात्र से मादक पदार्थों का सेवन कम नहीं होता है, यह सोचना गलत है। क्योंकि जिस तरह से आप देखते हैं कि एक सिगरेट में भी लिखा हुआ था कि यह कैंसर
होता है, लेकिन उसके बाद भी लोग उसे पीते हैं। शराब के उपयोग को मीडिया द्वारा प्रदर्शित करना भी सरकारी और सामाजिक अधिक प्रभाव नहीं डाल पा रहे हैं। इस तरह से प्रजातंत्र की बाधाओं को दूर करने के जो उपाय हैं, प्रजातंत्र के कुछ बाधक तत्व भी हैं जिसके कारण भी हमारा देश जो है वह प्रभावित हो रहा है और विकास नहीं कर पा रहा है। भारत में सबसे पहले है निर्धनता और बेरोजगारी। ये हमने आपको बता चुके हैं कि निर्धनता और बेरोजगारी क्या है। यदि व्यक्ति बेरोजगार होगा तो आर्थिक विकास में और प्रजातंत्र के लिए भी एक बाधा उत्पन्न होगा। फिर जातीयता, क्षेत्रीयता और भाषाई समस्याएं। प्रजातंत्र में सबसे पहला बाधा जो है जातीयता भी है, क्षेत्रीयता और भाषाई समस्याएं भी है, क्योंकि इसमें जो है अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग प्रांत के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा और अलग अलग क्षेत्र के लोग यहाँ पर रहते हैं। फिर निरक्षरता जिस तरह से आपको पता है कि जो व्यक्ति पढ़ लिख नहीं सकता उसे निरक्षर कहते हैं, और यह भी प्रजातंत्र के विकास में है, यह सफलता में बाधक उत्पन्न करता है। सामाजिक कुरीतियाँ, जैसे सामाजिक कुरीतियाँ क्या है, जैसे अस्पृश्यता की भावना, महिलाओं के प्रति भेदभाव, जाति श्रेष्ठता का भाव, छुआछूत, भेदभाव, ये सारी चीज़ें सामाजिक कुरीतियाँ हैं। अंधविश्वास है, आदि भावना व्याप्त है, इस कारण भी लोकतंत्र के मार्ग में यह बाधा उत्पन्न होता है। फिर संचार के साधनों का नकारात्मक भूमिका। जो संचार के साधन हैं उनकी भी कई चीज़ें ऐसी होती है जो नकारात्मक भूमिका रहती है। जैसे संचार के माध्यम जिनका प्रचार केवल व्यावसायिक आधार पर किया जाता है, और शासन प्रशासन जो सकारात्मक भूमिका प्रति आकर्षण कम कर देता है, और जनमत बनाना भी उनकी दिशा के लिए। जिस तरह से आप लोग देखते होंगे कि बहुत सी चीज़ों की एडवर्टाइजिंग इतनी चलती है, नशे की जैसे चीज़ों की भी, और लोग एडवर्टाइजिंग करते हैं और लोगों से आसानी से लोग खरीदते हैं, इससे भी उनकी भूमिका नकारात्मक हो जाती है। फिर प्रजातंत्र की बाधाओं को दूर करने के उपाय। प्रजातंत्र की जो बाधा है उनको कैसे दूर कर सकते हैं, जैसे निर्धनता और बेरोजगारी की समस्या। इसके लिए हमें लोगों को गरीबी दूर करनी पड़ेगी, उन्हें रोजगार प्रदान करना पड़ेगा, व्यावसायिक शिक्षा देनी पड़ेगी, तो हम तेजी से दूर कर सकते हैं। फिर शिक्षा के प्रति लोक चेतना के अधिक विस्तार करने की आवश्यकता है, जिससे क्षेत्रीयता, विचार और भावनाओं को दूर किया जा सके। फिर समाज में जो कुरीतियाँ हैं उनको दूर करना आवश्यक है, और उसके लिए कानून का भय ही नहीं बल्कि उनको उसके बारे में समझाना भी आवश्यक है। प्रजातंत्र में जो भ्रष्टाचार को कम करने से भी इसको समाप्त कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, अत्यंत आवश्यकता है। अपराधियों को जल्दी सजा दी जाए, क्योंकि हम यहाँ पर जो है लोगों को सजा जल्दी दी नहीं जाती है, वर्षों लग जाते हैं उनको और सजा मिलने के लिए। इस तरह से राजनीतिक दलों की संख्या को कानून बनाकर कम करना चाहिए। राजनेता और नैतिकता के सिद्धांतों का भी प्रशिक्षण आयोजित करना चाहिए, जिससे राजनीतिक दलों में सुधार हो, और नए नए कानून की आवश्यकता भी है, और संचार साधनों की बढ़ती भूमिका के कारण भी दिशा निर्देश और कानून की भी आवश्यकता है। फिर है गृह कार्य। गृह कार्य में भारत में बच्चों ये गृह कार्य हैं। भारत में प्रजातंत्र के समक्ष कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियां हैं। बेरोजगारी से क्या आशय है, जनसंख्या विस्फोट से क्या आशय है, सांप्रदायिकता के कारण लिखिए, नशे पर प्रतिबंध क्यों होना चाहिए, जनसंख्या वृद्धि के कारण बताइए, और जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय लिखिए, मादक पदार्थों के शरीर पर क्या प्रभाव होता है, और भारत में बेरोजगारी दूर करने के उपायों का वर्णन कीजिए, और प्रजातंत्र की सफलता में बाधक तत्व कौन कौन से हैं लिखिए। मतलब ये आपको क्वेश्चन लिखना है, कॉपी में करना है, साथ ही साथ ये सारे क्वेश्चन जो है टेस्ट में अवश्य आएंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको टेस्ट दिया